वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स। यहाँ पे हम ऐसे ही PYQs सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है आपका NTPC ग्रेजुएट 2026 का 16 मार्च शिफ्ट 1 का सोल्यूशन। ये मैथ सोल्यूशन होगा। आगे हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन लाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी बात के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो PQR ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा उसका दुगना होगा, वही आपका आंसर होगा। तो द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर इन द रेशियो 4, 5, 6 एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पे ट्राइंगल मान लीजिए ऐसे करके है, तो इसका 4x होगा, x मान लेते हैं यहाँ पे रेशियो पे। तो 4x है, एक 5x है और एक 6x है। अभी यहाँ पे आपका जो पेरीमीटर होगा कितना होगा, 4, 5, 11, 11, 6, 17x है ना। सॉरी 4, 5, 9, 9, 6, 15x। तो यहाँ पे 15x इक्वल्स टू आपका यहाँ पे है 90 सेंटीमीटर, जो आपका पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो 90 सेंटीमीटर, तो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आया, 6 आया। तो x यहाँ से अगर 6 आ गया तो मतलब यहाँ पे हो गया कि ये वाला जो बाहु है ये 5 × 6 30 होगा, ये 36 हो जाएगा, ये 36 और ये होगा आपका 4 से 24, राइट। अभी यहाँ पे आपका ये वाला निकल गया। अभी बोला है कि इसका आपका एरिया निकालना है, ट्राइंगल PQR का आपको एरिया निकालना है और उसका दोगुना करना है। तो चलिए कर लेते हैं। वो आप हेरोन का फॉर्मूला पता होगा आपको। ये हेरोन का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी एस क्या होता है, एस होता है आपका पेरीमीटर जो होता है ना, यहाँ पे 90 है जैसे करके। तो ये 90 का आधा, इसका आधा कर दो अगर आप, मतलब 45 होगा। तो 45 जो है ना, ये आपका एस होगा, एस का वैल्यू होता है 45, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो एस इक्वल्स टू हम 45 यहाँ पे देते हैं, एस इक्वल्स टू 45, एस माइनस ए जो होगा। अभी ए क्या है, ए है ये वाला बाहु, मान लीजिए ये वाला बाहु होगा बी, तो ये सी, मतलब किसी को भी ABC मान सकते हैं। तो 3 बाहु का आपका ABC होता है। तो 45 है, 45 इंटू 45 माइनस यहाँ पे 24 करे तो आपका हो जाएगा 21 इंटू 45 माइनस बी, 45 माइनस 30 मान लेते हैं 15 है, और 45 माइनस 36 है यहाँ पे 9, ठीक है। तो अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका 15 निकाल लेते हैं यहाँ से, 15 तिया 45 है और 3 7 21 है, मतलब 3 7 21 लिख लेते हैं। 15 को एज इट इज़ रखते हैं और ये 9 है आपका यहाँ पे। अब देखिए 15 है यहाँ पे 2, 1 और 1, मतलब यहाँ पे 15 बाहर आएगा। 3 है यहाँ पे 2, तो 1 3 बाहर आएगा। और यहाँ पे 9 है, 9 को स्क्वायर रूट करें तो 3 बाहर आएगा। अब यहाँ पे रूट 7 रह गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो 15 और 9, 9 15 आपका होता है 135 इंटू रूट 7 है। रूट 7 का यहाँ पे वैल्यू देखिए दिया गया है कि 2.6 लेना है उसको, तो 2.6 यहाँ पे ले लेते हैं। अभी जो है ये वाला आपका निकल गया किसका, PQR का, त्रिभुज आपका जो ट्राइंगल PQR है, इसका आपका क्षेत्रफल निकल गया। अभी यहाँ से आपको दुगना भी करना है, इसको दुगना करना है, तो ही आपका क्या आएगा, जो आपका यहाँ पे पहले बोला गया था जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका आपका एरिया आएगा। तो इसको दोगुना कर लीजिए, 135 दोगुना आपका 270 होता है, इंटू 2.6, इसको ये भी लिख सकते हैं 2.6। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हट जाएगा इस 0 से, मतलब 10 से इंटू करने पे, तो 27 इंटू 26। अभी 6 7 है, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, 7 है, 6 7 42, मतलब लास्ट का डिजिट जो है आपका 2 आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे एक ही ऑप्शन 0 मतलब 2 से एंड हो रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। वैसे गुना कर सकते हो, 6 7 42 का 2 हंस लगा था 4, 2 और 6 2 12, 12 4 आपका 16, 16 और 14 आपका 30, हंस लगा 3, 2 2 4 और 3 7, 702। तो ऐसे आपका आंसर आ गया यहाँ पे। देखिए 20% ऑफ अ नंबर इज मोर देन, 20% बोला है। अच्छा 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना, 20% को 1/5 लिख सकते हैं ऑफ अ नंबर। अच्छा नंबर जो है n मान लेते हैं, इज़ मोर देन, ये वाला जो है मोर देन किसी से ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, 20% ऑफ 620 से 210/210। तो ये वाला बड़ा होगा, तो ये वाला इधर ऐसे लिख लेते हैं। माइनस में आपका 20% है, मतलब 1/5 इंटू 620, ठीक है ना। तो ये वाला अगर माइनस करें, ये तो इससे बड़ा है बोला है मोर देन, तो ये वाला माइनस करें तो 210 आएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे n/5 करें, माइनस आपका 5 से यहाँ पे भाग दे, तो मतलब 62 दूना 134 है ना, 60 दूना 122, 124, अच्छा 124 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 210 रह गया। तो n/5 अगर करें तो 210 और 124 प्लस करने पे 334 यहाँ पे आया। सो n से यहाँ पे अगर गुना करते हैं, n से अगर यहाँ पे गुना, मतलब सॉरी 5 से यहाँ पे गुना करते हैं, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 3 1500, यहाँ पे मान लेते 1500 है, ये 5 3 150 है, यहाँ पे 5 30 150 है, 5 4 20 है, ठीक है। तो 70 आया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हुआ 16, तो 16 से 70 आपका आंसर आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3, उसके बाद 7, ऐसा मत समझिएगा कि मैं बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बीच में रीजनिंग और आपका वो वाला क्वेश्चन GS का क्वेश्चन भी है, इसीलिए एक साथ मिक्सड होता है इसमें। अच्छा तो आनंद हैज़ 1407 रुपीज़ विथ हिम, ही डिवाइड्स हिज अमाउंट बिटवीन हिज 2 सन्स अनिल एंड अशोक एंड आस्क्स देम टू इन्वेस्ट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स एट कंपाउंड रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। एंड ये देखा गया कि अनिल का जो इन्वेस्टमेंट है ये 15 साल के बाद इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, और अशोक का जो इन्वेस्टमेंट है ये 16 साल के बाद जो अमाउंट हुआ, दोनों सेम है, ठीक है। तो कितना आपको अशोक को दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे अनिल का जो इन्वेस्टमेंट, अनिल का जो पहले इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनको जो अनिल को मिला है आनंद से,
इस 1407 रुपीज़ में जितना भी प्रिंसिपल मिला है ये अनिल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो अनिल का जो इन्वेस्टमेंट होगा इसको हर साल 10% के इंटरेस्ट मतलब 11/10 के हिसाब से आपका पर साल बढ़ता जाएगा, है ना। पहले साल 11/10 होगा, उसके बाद फिर से 11/10 होगा, ऐसे करके कितने साल होगा, 15 साल होगा। तो अगर 15 साल है तो हम लिख सकते हैं ना कि 15 मतलब टू दी पावर 15 है, 11/10 टू दी पावर 15 है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 15 बार आपको गुना करना ही है ऐसे करके। तो ये आपका होगा कितना अनिल का अब 15 साल के बाद टोटल अमाउंट। अभी ये जो अमाउंट है ये देखिए अशोक का जो अमाउंट होगा 16 साल के बाद उसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अशोक अगर लिख ले, अशोक का जो आपका टोटल यहाँ पे आनंद से मिला था प्रिंसिपल जो है इसका अगर 11/10 हर साल हो रहा है तो 16 साल के लिए आपका 11/10 करके करके 16 बार लिखना है। तो मतलब 16 पावर में चढ़ा दिया हमने इसीलिए। तो अभी ये जो अमाउंट होगा अनिल का 15 साल के बाद और इसका 16 साल के बाद ये इक्वल होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो अभी इससे अगर आप पता लगाओ तो अनिल डिवाइडेड बाई अशोक अगर कर दो यहाँ पे इक्वल्स टू आपका क्या है, यहाँ पे 11/10 है, इधर 15 टू दी पावर में 15 है, इधर 15 में आपका पावर में 16 है। तो इधर चला जाए, दाएं तरफ चला जाए तो 11/10 होगा ना, 11/10 होगा टू दी पावर 1, 16 माइनस 15 1 है। अभी तो देखो कि अनिल का जो प्रिंसिपल था, अनिल का जो इन्वेस्टमेंट था और अशोक का जो इन्वेस्टमेंट था, दोनों का देखो कि 11/10 का आपका रेशियो आया। तो अभी 1407 रुपीज़ में आपको यहाँ पे जो अशोक ने आनंद से कितना प्राप्त किया ये आपको देखिए पता चल जाएगा। 1407 है, इसमें अशोक को कितना मिला था, 10 मिला था, और टोटल कितना था, 21 था। तो अभी काट लेते 7 से, 7 दूना 14, 0 7 1 7 7 3 21, 3 से फिर से जाएगा, 3 6 18, 2 21 को 3 7 21, देखिए 670 यहाँ पे कट गया ना। तो यहाँ पे आपका 670 आपका आंसर है, 67 × 10। तो 670 ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 8, ईच नंबर इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7। देखिए ईच नंबर बोला है, हर किसी नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यू एवरेज क्या होगा। देखिए एवरेज जो होता है ना, एवरेज या फिर मीन जिसको कहते हैं या फिर एक्स बार जिसको कहते हैं, ये सभी एक ही चीज़ है। ये क्या होता है कि इस पर हर किसी नंबर पे ये मीन जिससे बना है जो भी नंबर से, ईच नंबर के जो भी फंक्शन करोगे, 7 से गुना कर दो, 7 से भाग कर दो, प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, ये जो मीन है ना, मीन पे भी वही सेम आंसर आएगा, मीन भी 7 से गुना हो जाएगा। अब इसका प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए कि 3 है, 5 है, 7 है, 3 नंबर है, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, 5 होगा ना। 5 3 8 7 15, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आपका एवरेज है। अभी इनको 7 से यहाँ पे गुना करके भी आपको दिखा देते हैं। 7 3 21 है, 7 5 35 है और 7 7 49 है। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 9 10 15, यहाँ पे भाग से लगा 1 3 3 6 और यहाँ पे हुआ आपका 10 105। अभी इसको 3 से डिवाइड करने पे आपका यहाँ पे एवरेज आएगा, 3 से यहाँ पे डिवाइड करें तो 35 होगा, 105 को डिवाइड करें तो ये 35 यहाँ पे एवरेज था, यहाँ पे 5 एवरेज था। कितना यहाँ पे कितना गुना हुआ, यहाँ पे 7 गुना, देखिए 7 गुना हो गया। तो यहाँ पे भी हमने 7 से ही सबको गुना किया था ना। तो देखिए तो यहाँ पे अगर प्लस करके भी आप घर पे चेक करना, जो भी प्लस करोगे एवरेज पे भी सेम रिजल्ट आएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे आंसर 7 नहीं होगा, 56 होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाते मतलब भूल गया कि ये जो आपका एवरेज तो 8 था ना, इसका 7 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ तो आप ईच नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, 56 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि एवरेज भी उसी से गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में y-12 इसका वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक निकालने बोला है। तो जो निकालने बोला है इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ये है आपका रूट y-3, टोटल का रूट है यहाँ पे, -1 बाई यहाँ पे पूरा y-3 का रूट है। अभी इसको मान लेते कि y-3 यहाँ से भी निकल जाएगा आखिर में, देखते जाइए। ये जो y-3 है ना, इसको मान लेते कि ये है आपका पूरा ये रूट y-3 x है, तो x-1/x ऐसे लिख सकते हैं। इसको x मान लिया, ठीक है, x इक्वल्स टू रूट y-3, ये आप याद रखना। अभी इसको साइड में रखते हैं, ये आपको निकालना है आखिर तक। तो यहाँ से निकालना है, ये वाला आपको लिख लेते हैं, y-12 इक्वल्स टू 4√5 है इधर। अभी इसको दो तरफ ही हम अगर प्लस कर दें 9 करके, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो आपका आ गया ना बाएं तरफ y-3 इक्वल्स टू 9 प्लस 4√5, ठीक। अभी y-3 इसका अगर पूरे का रूट है अगर x के बराबर, तो ये y-3 क्या होगा, x² के बराबर, ये x² के बराबर होगा। अभी ये x² है, यहाँ पे x² प्लस 1/x² कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के x + 1/x ये सब पता है तो आप समझ सकते हो क्यों कर रहा हूँ। ये x + 1/x² अगर करें तो 9 + 4√5 है, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 9 + 4√5। अगर ये 9 + 4√5 नीचे है तो दोनों तरफ 9 - 4√5 से गुना कर दे अगर, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन जो होता है ऊपर नीचे ये करने के लिए दोनों तरफ गुना कर दिए, सेम है ना। अभी इसको अगर फर्दर करें तो 9 + 4√5 आपका इधर रह गया, प्लस यहाँ पे 9 - 4√5 ऊपर रह गया, और नीचे देखिए ये अगर a + b × a - b में देखें तो a² - b² जो होगा 9² 21 माइनस यहाँ पे 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा 16 × 25 81, सॉरी 80। तो ये 81 - 80 क्या देगा, 1 देगा, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 9 + 4√5
इधर, और प्लस में हो जाएगा ये वाला 9 माइनस रूट 5 4√5, ये 4√5 कट गया तो आपका आया आखिर तक 18, है ना। तो इसका वैल्यू है 18, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है इसके साथ हम -2 कर सकते हैं, -2 अगर कर दे तो 18 से भी 2 माइनस हो जाएगा, है ना। अभी 2 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इस पर गुना कर दे तो ये दोनों कट के एक ही होगा, 2 ही आएगा ना, तो ये भी एक ही है चीज़। तो ये वाला जो टोटल चीज़ है ये वाला देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2x² इंटू 1/x² मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है ये। तो ये 18 माइनस 2 क्या है, 16 है ये। तो इससे आपको क्या पता चला कि x माइनस 1/x जो है ना ये आपका 4 के बराबर है, प्लस माइनस 4 के बराबर है। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बस 4 ही दिया है आपको, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। x माइनस 1/x जो है ये आपको पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, x माइनस 1/x आपका 4 के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप पहले क्या करना, पॉज करना, इस कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। अभी गिरीश स्कोर्ड 572 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड वॉज 30 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 28% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अभी अगर हम मैक्सिमम मार्क्स जानना चाहे, जो मैक्सिमम मार्क्स है मान लेते कि MM है, इसका 28%, इसका जो 28% है बोल रहा है कि 30 मार्क्स शॉर्ट है, 572 जो है ये 30 मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा 28% मैक्सिमम मार्क्स से। तो इससे -30 कर दे तो आपका 572 आएगा ना, समझ रहे हो ना। 572 मार्क्स जो है ये 28% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स से 30 कम है, 30 शॉर्ट पड़ गया। तो यहाँ पे 30 शॉर्ट करने पे, 30 माइनस करने पे 572 आया। अभी तक तो MM निकालना कोई बात नहीं है, यहाँ पे 28/100 आपका इक्वल टू हो जाएगा 572, और 30 कितना है, 602 होगा। अभी 28 जो है ये यहाँ पे 7 से काट लेते, 7 8 56, 4 42 को 7 से 42, ये 7 चले 28, और फिर 2 से काट लेते, इसको 2 दूना 4 और 43 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 50 से काट लेते, 50 इंटू 43 जो होगा ये आपका MM का वैल्यू होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा ये कितना होगा, 5 से यहाँ पे गुना करें तो 215, मतलब 2150 जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स है। अभी यहाँ पे पूछा है कि हिज फ्रेंड स्कोर्ड 473 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन है, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिज फ्रेंड। तो 473 मार्क्स जिसने लाया ये 2150 में ही लाया ना, तो इसने बस परसेंटेज क्या है ये आपको पूछा है। तो ये है 473 बटे 2150 इंटू 100 परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। ये 0 से 0 खत्म हुआ, ये 215 फिर से 5 दूना 10 और 5 से 43 बार में, ये 43 जो है देखिए यहाँ पे 473 इससे 11 गुना होगा, क्योंकि 430 प्लस 43 दिख रहा है ना आपको, तो 11 दूना आपका 22% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे 2 टैप्स कैन फिल अ सर्टेन सिस्टम इन 4 आवर्स एंड 38 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब मान लेते कि यहाँ पे एक पाइप A है जो 4 घंटे में भरता है, और दूसरा एक पाइप B है जो कि 38 घंटे में भरता है, ठीक है। अ थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट इन 38 आवर्स। कोई टैप C है जो कि माइनस में है, मतलब ये खाली करता है, एम्प्टी करने वाला, ये 38 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देगा। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टर्न इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। ये आपका टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे एलसीएम लोगे ऐसा करोगे, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये B जो है ये भरेगा 38 घंटे में पूरे को, C जो है ये 38 घंटे में पूरे को खाली करेगा, मतलब ये B और C आपस में दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट। ये 38 घंटे में मतलब ये B जितने रेट से पानी भरेगा, ये जो C है ये उतने ही रेट से खाली करेगा। तो एक दूसरे का कोई मतलब आपका असर रहा क्या, दोनों का असर खत्म। तो रहा क्या, ए जितने घंटे में पानी भरेगा उतना ही है, तो ए 4 घंटे में आपका पूरा पानी भर देगा, पूरा टैंक 4 घंटे में भरता है। अभी बोला कि 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टम कितने में भरेगा, तो 4 घंटे में पूरा भरता है, 1 घंटे में आपका मतलब 1/4 1/4 जो टैंक है तो 1 घंटे में भर जाएगा, 1 घंटे में। तो आंसर आपका इसलिए होगा ऑप्शन A 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ द मीडियन ऑफ अ डेटा इज 61.54 लेस देन इट्स मोड, देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड इट्स मीन बाई। तो यहाँ पे एम्पायरिकल फार्मूला यूज़ करने को बोला है। अभी ये एम्पायरिकल फार्मूला ही सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए मोड इक्वल्स टू आपका होता है 3 मीडियन माइनस क्या मीन, 2 मीन, ठीक है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको किसी तरीके से रट लीजिए, ऐसे मीडियन बीच में होता है, मीन दाएं तरफ होता है, उसको 2 गुना करते, ये सब कुछ आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि मीडियन आपका जो है रिलेशन दिया है मोड के साथ, कि मीडियन जो है ना 61.54 लेस है मोड से, मतलब मोड माइनस 61.54 करने पे मीडियन आता है। अभी यहाँ पे क्या पूछा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि मीडियन के साथ आपका मीन का जो रिलेशन है, मोड के साथ नहीं मीन का, यहाँ पे मीडियन के साथ मीन का रिलेशन है। मतलब मीडियन देखिए, अगर यहाँ पे मीडियन के जगह पे आप लिखते कि मोड माइनस 61.54, तो फिर तो मोड के साथ मीन का रिलेशन आएगा ना, तो ये नहीं करना है। उसके बजाय आपका मोड के जगह पे देखिए मीडियन प्लस, यहाँ पे मीडियन प्लस 61.54 लिखना है। देखिए क्यों, अब मैं बता देता हूँ। ये जो मीडियन है ना यहाँ पे देखिए बोला कि आपका लेस है मोड से 61.54 से, मतलब मोड माइनस 61.54 करने पे मीडियन आता है, तो मीडियन प्लस 61.54 करने पे भी मोड ही आएगा ना, तो उसके जगह पे मोड के जगह पे हमने लिख दिया बस। ये इसलिए किया
ताकि मीडियन आपका इक्वेशन में बना रहे। ऐसा नहीं कि मीडियन भाग जाए और आपका मोड रह जाए बस, तो मोड और मीन के साथ रिलेशन बनेगा, तब मीडियन के साथ रिलेशन चाहा है, बस ये बोलना चाह रहा था मैं। तो ये 61.54 ना इधर ही रख लेते 61.54, और ये मीडियन जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 मीडियन यहाँ पे 2 मीडियन माइनस 2 मीन है, 2 मीन है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 काट लीजिए तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया पूरा। और देखिए यही पूछा गया था कि मीडियन और मीन का जो डिफरेंस है, मतलब डेटा एक्सीड्स बाई एक्सीड्स का मतलब होता है कि माइनस इसका डिफरेंस। मीडियन माइनस मीन हमने निकाल लिया, ये 2 से डिवाइड करें तो निकल जाएगा यहाँ पे 30 बार में, और 154 रहा तो आपका 77 बार में, तो 30.77 कौन सा, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन 84 किलोमीटर प्रति घंटे में जो चल रहा है इन 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते। व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ दी ट्रेन, दोनों ट्रेन का कंबाइंड लेंथ क्या होगा, मतलब दोनों ने मिलकर जितना क्रॉस किया एक साथ। तो देखिए दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे करके, तो मतलब दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, और ये है 30 सेकंड में ये कवर करेगा। अब देखिए ये दूसरा एक चीज़ देखने का है कि आपका जो क्वेश्चन में आंसर होगा ना लास्ट में, वो मीटर में आएगा, मतलब आपका मेट्रिक सिस्टम में नहीं, एसआई यूनिट में आएगा, जो कि है आपका मीटर में। मीटर का मतलब है ये 30 सेकंड है, ये सही है, पर ये जो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, 60 और 84, इन दोनों को चेंज कर लेना। तो 60 जो है ये देखिए आपका तो रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 80 144 जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में ये है। तो ये आपका होगा रिलेटिव स्पीड दोनों का एक साथ प्लस करें तो इसको 5/18 से गुना कर लेते हैं, ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों का एक साथ प्लस करें, रिलेटिव स्पीड कितना आएगा 144 इंटू 5/18, 18 से यहाँ पे 8 बार में जाएगा, तो आपका 40 मीटर प्रति सेकंड आया, ये दोनों का स्पीड मिला के। ठीक है, एक दूसरे यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है ना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए 40 मीटर प्रति सेकंड। अभी देखिए 30 सेकंड में आपका दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो 1 सेकंड में 40 मीटर हुआ, तो 30 सेकंड में अपना कितना होगा 40 इंटू 30, 40 इंटू 30 मीटर, ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, तो 1200 मीटर आपका टोटल कवर करेंगे। और ये जो कवर करता है ना, यही आपका होता है कि दोनों का लेंथ अपना अपना दो ट्रेन है, दो ट्रेन का जो कंबाइंड लेंथ होता है वही दोनों मिलकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ बोट कैन रो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू रो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर चलता है और अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर चलता है, पर दोनों में टाइम कितना लगता है, सेम, दोनों में सेम ही टाइम लगता है। तो अपने अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस ठीक से पढ़ा है, तो टाइम जब कांस्टेंट हो जाता है ना, टाइम जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, है ना। कि डिस्टेंस मतलब स्पीड अगर आप बढ़ा दो, स्पीड अगर बढ़ा दो, टाइम सेम रहेगा तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे ना। और उल्टा भी सेम है, डिस्टेंस अगर बढ़ा दो तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, फिर सेम टाइम रहा तो, या फिर घटा दो तो सेम ही, मतलब ये है ना, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। तो अभी क्या है कि अपस्ट्रीम हम यहाँ पे ले लेते हैं, कि अपस्ट्रीम है यहाँ पे और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम ले लेते हैं, इन दोनों का रेशियो लेंगे, देखते जाइए। अभी इनका जो डिस्टेंस का रेशियो है पहले लेते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यहाँ पे दिया है ना, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, 36 किलोमीटर है आपका डाउनस्ट्रीम में, तो आपका अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है, मतलब यहाँ पे रेशियो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ले रहे हैं हम। तो ये अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर गया और डाउनस्ट्रीम में आपका 36 किलोमीटर गया, ये आपका डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम, अभी हमने बोला कि टाइम जब कंस्टेंट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट ये आपका डिस्टेंस और स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो रेशियो होगा स्पीड का रेशियो भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अभी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 24 और 36 का रेशियो हो जाएगा। अभी काट लेते हैं 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में 36। ठीक है, तो आपका ये आएगा स्पीड का रेशियो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अभी देखिए, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर जो स्पीड है स्ट्रीम का जो स्पीड होता है प्लस बोट का स्पीड होता है, ये होता है आपका किसके बराबर, ये होता है आपका अपस्ट्रीम के बराबर, सॉरी डाउनस्ट्रीम के बराबर, मैंने गलत बोल दिया। स्ट्रीम का और बोट का स्पीड अगर मिल जाए तो ये होता है आपका डाउनस्ट्रीम के बराबर, डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है। और बोट का स्पीड से अगर स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर दो तो आपका क्या होता है, ये हो जाता है आपका अपस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम का, है ना। कि स्ट्रीम का भी स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्पीड एक साथ मिल रहा है, मतलब क्या है कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम भी बह रहा है, ये आपका मतलब होता है। तो ये डाउन स्ट्रीम के स्पीड के बराबर, तो ये रेशियो में हमने ले लिया। तो बस ये आपको अभी सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं है। स्ट्रीम के जगह पे कितना है, स्ट्रीम का जो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 प्लस बी है, नीचे है आपका बी माइनस 3 इक्वल्स टू आपका डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे रेशियो, ये तो रेशियो में है ना, डाउन बाई आप, तो डाउन बाई रेशियो में स्पीड का अगर देखें तो यहाँ डाउन का है आपका 3 और आपका है, ये आप है, ये आपका देखिए यहाँ पे है 2 है ना रेशियो में, तो 3/2 समझ गए ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। ये 2 से करें तो 6 प्लस बी 2b, 6 प्लस 2b, और 3 से करें तो 3b माइनस हो जाएगा 9। अभी यहाँ से करें तो अगला वाला, तो 3b से 2b गया, दाएं तरफ b रहा, और ये 9 6 15 हो गया, तो b का जो वैल्यू आया ये 15 आया, मतलब बोट का स्पीड जो है वही b माना था हमने, तो वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट ही पूछा था आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक टावर है जो कि वर्टिकली
एक ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 28.6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। फुट कौन सा होता है पता है? ये है फुट, ये जहाँ पे आपका मिल रहा है ग्राउंड से टावर। तो फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। तो 28, ये जो फुट है ना, इस फुट से बोला है कि 28.6 मीटर, यहाँ से अगर 28.6 मीटर इधर चले जाए तो उस जगह पे, वो जगह से आप अगर ऊपर देख रहे हो, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये है आपका, ये ऐसे करके खींच ले अगर, मतलब यहाँ से कोई खड़ा है, ठीक है, इधर कोई खड़ा है, मान लो कि आप खड़े हो और खड़े होकर इधर कोई ऊपर मोहतरमा है, उनको देख रहे हो इस तरफ, है ना, टुकुर टुकुर ताक रहे हो ऐसे करके। तो एलिवेशन ये होता है आपका एलिवेशन का कोण, ये जो कोण होता है ये एलिवेशन का कोण होता है, और ये आपको 45 डिग्री है। डिप्रेशन का कोण डिफरेंट है, ये नीचे नीचे देखते हो जब आप ऊपर से, तब आपका होता है डिप्रेशन का कोण। ये होता है आपका अभी जो दिया गया, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, तो आपका एलिवेशन का कोण है। तो ठीक है, ये 45 डिग्री है। आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री होगा ना। ज्योमेट्री से सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों अगर 45 डिग्री है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये दोनों बाहु सेम होंगे, ये दोनों समान होंगे, ये बाहु और ये बाहु। तो ये 28.6 है, तो ये भी आपका कितना होगा? 28.6 ही होगा, यही आपका आंसर आएगा। और दूसरे इस तरीके से अगर आपको नहीं सॉल्व करना है, मान लेते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करना है, जैसे आप मतलब नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व करते हो, अगर वो करना है तो ये tan 45 डिग्री कर लो। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? ये है आपका हाइट, यहाँ पे हाइट है, ये h मान लेते, h है, तो ये लंब हुआ और ये भूमि हुआ, लंब बटे भूमि tan होता है, तो 28.6, और tan 45 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, इधर हमने ले लिया tan 45 इक्वल्स टू 1, तो h इक्वल्स टू फिर से क्या आ गया? 28.6। तो आप कान जिधर से आपका कान है, दाएं तरफ से पकड़ो या बाएं तरफ से पकड़ो, आंसर एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए इस पे जो ये दिया गया था, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होता, तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 81 मार्क्स लाने वाले टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, 35 मार्क्स लाने वाले 4 है, 73 लाने वाले 3 और 56 लाने वाले 16। तो इनको पहले गुना करना है, इन दोनों को 81 से 15, 35 से 4, ऐसे ऐसे करके गुना करना है, सबको चारों को प्लस करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल जो होंगे यहाँ पे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से प्लस डिवाइड कर देना है, तो आपका टोटल मीन मार्क्स मतलब एवरेज आ जाएगा, है ना। तो 81 इंटू 15 कर लेते हैं, 15 से गुना करें तो 15 एकम 15, हंस लगा 1, 15 8 120, 121 हो गया, हंस लगा था 1। तो 4 35 कितना होता है? 140 होगा, 35 दूना 70 दूना 140, है ना। 73 इंटू 3 मतलब 210 और 9 219 यहाँ पे। फिर 56 इंटू 16 कर लेते हैं, 6 6 36, हंस लगा 3, 6 5 30 33, 33 और 6 39 का 9, हंस लगा 3, 5 3 8, ठीक। तो ये पर प्लस कर लेते हैं, 9 5 14, 6 20, हंसे लगा 2 2, और यहाँ पे 4 6 और 1 7 और 1 8 8 9 17, हंसे लगा 1, हंसे लगा 1 2 और 2 4 और 2 6 6 और 8 14, हंसे लगा 1 रहा, तो 2470। अभी इसको डिवाइड करना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल जितने हैं वो उससे, 15 4 19 19 और 3 22 22 और आपका 16 है, 22 6 28 और 10 आपका कितना होगा? 38। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 38 है। अभी 38 से यहाँ पे डिवाइड करना है इसको, 2470 को, ठीक है ना, बस इतना ही करना है आपको 38 से। तो यहाँ पे 2 से करें तो 19 बार में, 2 से यहाँ पे 2470 मतलब 1235। अभी 19 से डिवाइड होना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल आपका कोई अप्रोक्सीमेशन के बिना ही डिजिट में आंसर है, कोई डेसिमल नहीं है, तो 19 से डिवाइड कर सकते हैं किस में? 19 से यहाँ पे गुना करें तो लास्ट में 9 इंटू 1, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, नहीं है। 0 से करें तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, नहीं है। 9 5 45, देखिए लास्ट में 5 है, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। और 9 4 36, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, नहीं है ना। वैसे आप कर भी सकते हो, 123 है, मतलब आपका 19 कितने में जाता है? 19 6 आपका 114 होगा, और फिर रहा आपका 6 3 9 मतलब 95 रहा। अभी 95 को 5 बार में जाता है 19, तो बस 65 आ गया। तो हमने ये भी दिखा दिया आपको कि ये वाला आपको ऑप्शन से कैसे जाना है, ये काफ़ी टाइम बचाते हो उससे आप। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, नंबर सिस्टम का, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू ए सो दैट द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 4। देखिए यहाँ पे ए है। अभी 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है आपको पता है? 4 का जो डिविजिबिलिटी होता है वो होता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, वो आपको 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो फिर ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाता है 4 से। तो यहाँ पे तो 08 है लास्ट के 2 डिजिट, 4 से आराम से आपका डिवाइड हो जा रहा है ना 2 बार में। तो फिर ये वाला टोटल नंबर वैसे ही डिविजिबल होगा। ये ए का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ए का वैल्यू चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 9 ले लो, चाहे 8 ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे बोला है कि ये ए का वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो भी इस 4 ऑप्शन में जो भी मैक्सिमम है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी जो 9 है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है इन चारों में, है ना, तो बस ए आपका आंसर हो जाएगा 9। और फिर आपका 4 का जो ये अपने मैंने बता दिया कि लास्ट का 2 डिजिट आपका यहाँ पे चेक करना है 4 से डिवाइड करके, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 8 का अगर बोलता है यहाँ पे 8 से, तो 8 का होता है ये 408 जो है, देख रहे हो ना, ये लास्ट का 3 डिजिट, ये 3 डिजिट चेक करना है 8 से, ठीक, ऐसे करके चेक करना पड़ता है। फिर अगर आपका 8 की जगह पे 64 का होता, फिर भी और एक डिजिट यहाँ पे बढ़ जाता, मतलब 8 का नहीं, सॉरी 64 का नहीं, 16 का, ठीक है। इसके बाद 16 का मतलब ये 4 डिजिट लेना पड़ता है, वैसे करके बोल रहा था मैं।
इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, सिंप्लीफिकेशन है, -9 लिख लेते हैं ब्रैकेट सॉल्व करके। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +56 है, ठीक है ना, +56 है। और मतलब यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लिखे +56। अभी देखिए यहाँ पे डिवाइड में है इसीलिए हमने ऊपर लिखा है इसको, डिवाइड में -14 और ब्रैकेट मतलब सॉल्व करनी है तो यहाँ पे -14, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, -4 × 7 -28 होगा। बॉडमास के रूल के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो -9 है यहाँ पे, -14 से यहाँ पे डिवाइड करें 56 को, 4 14 56, -4 तो -28 आएगा। तो 9 4 13, 13 और 28 कितना होता है 41, माइनस का 41। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 3 फ्रेंड्स XY एंड Z, ठीक है, XY और यहाँ पे है Z, 3 लोग हैं तो बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, इन्वेस्टिंग सम ऑफ मनी इन दी रेशियो 4:2:5। 4 इसने लगाया, 4 इसने लगाया, 2 इसने लगाया, 5, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स एक्स विदड्रॉज हाफ ऑफ द कैपिटल। 6 महीने के बाद इन भाई साहब को ज़रूरत पड़ी, आधा कैपिटल लेके गए घर अपने। तो ये 6 महीने के लिए ही लगाया ना, 4 परिमाण जो है ये 6 महीने, पहले 6 महीने मान लेते कि जनवरी से जून तक 6 महीने के लिए लगाया, मान लेते कि ये भी 6 महीने के लिए लगाया। 6 महीने के लिए ऐसा रेशियो था, 4:2:5 अभी अगला जो 6 महीने आएगा, अगला 6 महीने में ये 4 बन जाएगा 2। इसने एक्स ने आपका विद्रॉ कर लिया हाफ ऑफ द कैपिटल, मतलब 4 कैपिटल था, 2 कैपिटल घर ले गए और 2 कैपिटल रह गया, ये 6 महीने के लिए अगले आपका लग जाएगा। और ये तो आपका 2 × 6 ही रहेगा क्योंकि इन्होंने 2 कैपिटल लगाया था, 2 में से कुछ नहीं घर ले गए, तो ये 5 × 6 रहेगा, ये भी घर नहीं ले गए कुछ भी। तो अभी बोल रहा है कि द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 23,000, देन आउट ऑफ दिस टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 37,000 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाईज प्रॉफिट, एक्स और वाई का प्रॉफिट। इसका देखना कोई नीड नहीं है, ये फालतू में बैठा इधर देखना। देखिए ये जो 4 6 24 है और यहाँ पे 2 6 12 है, तो 12 और 24 आपका कितना हुआ 36। यहाँ पे करें तो 6 2 12, 12 12 आपका 24। ये अगर 12 से टोटल गुना करते तो भी हो जाता, आपको समझाने के लिए अभी कर रहे हैं, बाद में एडवांस स्टेज में जाएंगे। बाद 5 6 30 है, यहाँ पे 30 है, प्लस करें तो ये सब प्लस हो रहे हैं गुना करने के बाद, तो 30 30 आपका 60 है। तो ये आपका फाइनल रेशियो हुआ, किसका रेशियो है, ये जो रेशियो हुआ ना, ये रेशियो हुआ आपका इन्वेस्टमेंट इनटू आपका टाइम का। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसी रेशियो में आपका टोटल जो प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट बढ़ता है सब में, आखिर तक बिजनेस में ऐसे ही होता है। तो ये 12 से करें तो 12 3 36, 12 2 24, 12 आपका हो गया 5 6 60। तो ये 3 2 और 5 का फाइनल हमने काटाकुटी करके इन्वेस्ट इनटू टाइम का रेशियो कर लिया। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाईज प्रॉफिट, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स और वाई के प्रॉफिट में देखिए 3 और 2, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 है रेशियो में आपका 1 है डिफरेंस। और टोटल रेशियो में क्या है, 3 2 5 और 5 10 है। और अभी टोटल प्रॉफिट कितना है 37,000, तो 37,000 यहाँ पे गुना कर देते हैं 37,000, बस इससे काटे तो ये आपके 3700 आएगा, 37 से 3,700, तो ये 3,700 आपका आंसर आया एक्स और वाई का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी याद रखना कि ये जो देते हैं ना, ये बस टहलने आते हैं ऐसे ही, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, एट प्रेजेंट शरद इज 3 टाइम्स एज ओल्ड हैज़ हिज सन, ठीक है। शरद जो है, इसमें तो इक्वेशन बनाना होता है, आपको पता ही है, तो कर लेते हैं शुरू से ही। तो शरद का एज मान लेते कि प्रेजेंट एज जो है अभी इसका एज है एस, इज शरद का जो एज है इज क्या बोला है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मान लेते कि इसका जो सन है उसको बेटा, मतलब बी, बेटा का बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा है तो उसका 3 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना है बेटे का, इसका एज अभी प्रेजेंट एज, हाँ। तो एंड हिज डॉटर इज़ 3 ईयर्स यंगर देन द सन, तो डॉटर जो है इसको डी लिख लेते हैं। डॉटर का जो एज है अभी वो 3 साल कम है, किससे, सन से। सन का मतलब बेटा, हमने बेटा लिखा था ना, तो बी से 3 साल कम है। ये 2 इक्वेशन आ गए। अभी देखिए, इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस 3 पीपल 3 ईयर्स एगो वॉज 63 ईयर्स, तो अभी 63 साल है, सभी का एज अगर प्लस कर दे, बट एक कंडीशन है कि 3 साल पहले का एज होना चाहिए, अभी का एज नहीं। मतलब 3 साल पहले शरद का जो एज होगा वो क्या होगा, S-3, अभी तो एस है ना प्रेजेंट एज इसका शरद का, तो 3 साल पहले S-3, उससे अगर हम प्लस कर दे उसका जो बेटा है, बेटा मतलब बी, तो बेटा का 3 साल पहले क्या एज होगा, B-3। डॉटर का जो 3 साल पहले क्या एज होगा, D-3। इन सब का सम कर दे तो 63 होगा, ये इस लाइन में बोला है, ठीक है। अभी इसको देखिए, हम एस है, एस के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3b, एस इक्वल्स टू 3b है, तो यहाँ पे 3b-3 प्लस यहाँ पे b-3 है, ठीक है, इसको रख लेते हैं b-3, b ही निकाल लेते हैं पहले। ये d-3 है तो यहाँ पे d कितना है b-3, तो d की जगह पे अगर b-3 करें तो b-3 और -3 तो b-6 इक्वल्स टू आपका 63। समझ आया ना आपको यहाँ तक। अभी देखिए 3b, b और b मतलब 5b है यहाँ पे, 5b इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 3 है, 3 6 6 12, माइनस का 12 इधर, ये इधर प्लस हो जाए, 12 प्लस हो जाए, इधर प्लस हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका 75, 63 और 12 75, तो b इक्वल्स टू आपका कितना आया 15, भाग करें तो 15, तो b अगर 15 है, यहाँ पे 15 बिठा देते हैं, 3 × 15 इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। 45 है आपका एज का है, मतलब शरद का एज, यही आपको पूछा है कि देन शरद प्रेजेंट एज इज 45 ईयर हो, 45 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड मेजर्स 14√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी रेगुलर जो हेक्सागन होता है, हेक्सागन का मतलब ऐसे 6 आपका बाहू वाला षडभुज जिसको कहते हैं, ये 6 बाहू वाला एक है, मतलब जो भी है ड्राइंग
उतना अच्छा कोई बनाने की नीड नहीं है। अभी देखिए षडभुज का जो आपका एरिया होता है, एरिया ए इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होता है 3√3 डिवाइडेड बाई 2a²। अभी ए, ये वाला ए छोटा ए क्या है, स्मॉल ए होता है आपका ये बाहु का, मतलब साइड का मेजरमेंट, ठीक है। सारा साइड तो एक ही होता है ना, षडभुज का सारा ही जो साइड है सभी तो सेम हो। तो ये है आपका 3√3, यहाँ पे 3√3/2, a² की जगह पे 14 का स्क्वायर या फिर 196 लिख सकते हैं, या फिर 14 × 14 लिख लेते हैं। 14 × 14 इंटू यहाँ पे √3 जो है, √3 का स्क्वायर हो जाए तो 3। अब इसको सॉल्व करें तो 3, यहाँ पे 2 से काट लेते हैं पहले। 3 7 21, 21 इंटू आपका 42, 21 इंटू आपका यहाँ पे हुआ 3 14 42, 3 14 42 और 3 7 21 किया हमने, और √3 आखिर में। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकते हो, 2 × 1 2 आएगा, तो लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट एक ही में 2 है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 2 × 2 यहाँ पे अगर करो तो 2 तो 4, 4 और 4 8, और फिर 4 2 8, √3। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 6/15 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हितेश इनकर्स अ लॉस ऑफ 28%। देखिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस जब भी बोला है ना, तभी ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 100 मान लेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस को। यहाँ पे भी देखिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, इसको 100 मान लेंगे, ठीक है, 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो जो 100 है उसका 6/15 में 100 का 6/15 में सेल करने पे बोला है कि हितेश इनकर्स अ लॉस ऑफ 28%। मतलब सीपी है इसका, कुछ हितेश ने कुछ सीपी पे ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस पे, उसका 28% लॉस झेलना पड़ा, मतलब 100 का 72 में उसने सेल कर दिया। ऐसा अगर हुआ तो उसका जो प्राइस हुआ वो प्राइस 100 का, मतलब जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसका 6/15 के बराबर आपका हो गया। समझ आया ना, मतलब 6/15 एक्चुअल सेलिंग प्राइस का जो है वही आपका हितेश का 28% लॉस होने के बाद जो प्राइस है उसके बराबर है ना, यही बोला है यहाँ पे। तो इससे आपका सीपी निकल गया। मान लीजिए कि 100 है तो उसके बाद सीपी निकल गया। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 3 से करें तो 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से करें तो यहाँ पे 20 बार में, तो ये हुआ 20 दूना 40 यहाँ पे। तो ये 40 हुआ, तो 72 को काटे तो 8 से 5 बार में, 8 5 40, ये 100 को छोड़िए यहाँ पे, 8 5 40, 8 9 72, ठीक है ना। तो 500, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे 100 है, तो 500/9 सीपी हो जाएगा आपका 500/9। अभी देखिए अगले लाइन में इफ़ ही सेल्स इट एट 89% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, फिर से मैं इसको 100 मान लूँगा, क्योंकि ये भी 100 एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ये भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, इसको भी 100 मानेंगे। तो देखिए 89% पे 100 का 89% क्या होता है, 89 रुपीज़। 89 रुपीज़ पर अगर हम सेल कर दे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, मतलब ये है आपका सीपी है, सीपी ये है, और ये आपका फाइनल एसपी है, ये है आपका फाइनल एसपी 89 रुपीज़। इसमें इससे अगर सेल कर दे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 500/9, यहाँ पे अगर रेशियो मान लेते कि सीपी और फाइनल एसपी का ये रेशियो है 500/9 और 89, रेशियो में मान सकते हैं ना। तो रेशियो को अगर दो तरफ 9 से गुना कर दे तो यहाँ पे 500 रह जाएगा, इधर 9 से गुना करे तो 9 9 81 से लगा 8, 9 8 72 और 8 आपका हो जाएगा 800, हुआ ना। तो 500 का चीज़ 801 में बेच दिया, या फिर 5 से इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दे तो ये 100 होगा, और 5 से यहाँ पे डिवाइड करें तो आपका हो जाएगा 800 को जाता है 160 और 1 को जाएगा 0.2, मतलब 160.2, ठीक है। तो अभी 100 का चीज़ जो है 160.2 में आप सेल कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट है 60.2। 100 रुपये के उससे ज़्यादा कितना है 60.2, तो ये जो 60.2 आप देख रहे हो ना, ये आपका प्रॉफिट है, तो 60.2%। या फिर आप वैसे ही कर सकते हो, 100 से 160.2 में है तो 60.2 डिवाइडेड बाई 100 × 100 करोगे तो ऐसा ही आंसर आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका बोला है आर कॉमन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये दोनों का रूट्स कॉमन है, बोथ द रूट, दोनों रूट कॉमन होंगे। दो रूट अगर कॉमन हो जाते हैं तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में सेम हो जाते हैं, दोनों जो होते हैं सेम होते हैं। और सेम के साथ साथ a1/a2 इक्वल टू आपका b1/b2 इक्वल टू हो जाता है आपका c1/c2, ठीक है। ये नॉर्मल एक जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है आपका किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेनरिक फार्मूला, जनरल एक रूप होता है ये ax² प्लस bx प्लस c। उसी से a देखिए पहला जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन का a जो होगा, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 कहलाता है, ऐसे ही a2 कहलाता है दूसरे इक्वेशन का, और b होता है आपका x का, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b1 b2 ऐसे करके, c होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है c। तो इससे अगर a1 का निकाल ले हम, सारे को इस इक्वेशन में बिठा देंगे। देखिए यहाँ पे अगर x² का कोएफिशिएंट निकाले पहले इक्वेशन से, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो देखिए x² का यहाँ पे 8a होगा, पहले तो 8a होगा, फिर देखिए x² इस इक्वेशन में फिर से है यहाँ पे 4x² है ना, 4x², मतलब +4 होगा, फिर +4, ये हो गया आपका a1, मतलब ये कोएफिशिएंट a जो है x² का पहले इक्वेशन से निकल गया। दूसरे इक्वेशन पे देखिए x² का कोएफिशिएंट 3 दूना 6a, 6a होगा, फिर आपका यहाँ पे माइनस पे आपका कितना है -6 क्यों होगा x² का ना, x² का कोएफिशिएंट +3 है यहाँ पे, तो 6 से +3 इक्वल्स टू फिर b1/b2, मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होता है b1 b2 ऐसा करके, है ना। तो b है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन सा है, ये देखिए x है, x का कोएफिशिएंट है आपका b,
तो ऊपर होगा b। नीचे देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो होता है, ये x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए k है, तो नीचे k होगा, b2 के जगह पे k। समझ रहे हो ना। यहाँ पे अभी कांस्टेंट बचा है तो कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट मतलब जिस पे x ना हो वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। तो वैसा यहाँ पे देखिए 4a होगा, ये दोनों गुना करने पे आपका 4a आएगा पहले इक्वेशन से। फिर अब देखिए x कहाँ पे नहीं है, देखिए x नहीं है -8 यहाँ पे, तो -8 ये ऊपर वाले का खत्म हो गया। नीचे मतलब दूसरे इक्वेशन पे देखिए यहाँ पे 3a होगा, 3a। और फिर देखिए यहाँ पे x बाकी सब में है, -6 में नहीं है कोई x करके, तो 3a - 6 कर लिया ना हमने, ये फिलअप कर लिया। अभी यहाँ पे ये वाला देखिए b और k के बीच में देखिए किस पे जाना है, ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है। वैल्यू किसका पूछा है, 9b² - 16k² का, तो b/k यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 4 अगर कॉमन ले लेते हो a-2 हो जाएगा, और ये 3a - 6 है तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो a-2 हो जाएगा। फिर a-2 कैंसिल आउट, 4/3 हो गया। तो इधर का मतलब है कि 3b = आपका 4k हुआ ना। अभी दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे, क्यों कर रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे लिखा है ना 9b² - 16k², मतलब इसका स्क्वायर ही तो चाहिए होगा इनको, तो 9b² = आपका 16k²। अभी इसको माइनस भी कर देते क्योंकि माइनस भी था वहाँ पे, 9b² - 16k² कितना आया, 0 आएगा इधर, तो ये आपका आंसर हुआ 0। ठीक है, तो आप कहोगे कि ऐसा आपको कैसे पता कि b/k से ही करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे पूछा है b और k का, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 51, a/b = 2:3, तो ये ये कितना होगा। देखिए यहाँ पे भी रेशो में है, यहाँ पे भी रेशो पे ही पूछा है, तो रेशो से अगर रेशो हो तो यहाँ पे 2x 3x ऐसे करके लेके फिर यहाँ पे लेना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 2x 3x के बजाय हम 2 से ही कर लेते, 3 से ही कर लेते हैं, क्योंकि x आखिरकार आपका कट ही जाएगा। देखना अगर आप 2x 3x भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको फालतू में करना है वो। देखिए 2 है, a का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, मतलब a/b है तो a/b = 2/3 है ना, तो a = 2 और b = 3 मान लेते हैं। तो a की जगह पे a³ मतलब 2 का क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ पे 27, सॉरी 8 होगा, क्या कर रहा हूँ, 8 हो जाएगा, -2b³, तो b³ का हो जाएगा मतलब 3³ 27। फिर आपका यहाँ पे रेशियो में है, यहाँ पे आपका रेशियो में है b³ - a³ b³ हो जाएगा 27 -a³ होगा 8। अभी इसको कर लेते हैं, 7 8 56 होगा, -54 होगा, और ये आपका रेशियो में आएगा 27 - 8 होता है 19, तो 56 - 54 हो गया 2 और रेशियो में 19। क्वेश्चन नंबर 52, इन ट्राइंगल PQR QOR इज़ 130 डिग्री। ठीक है, एक पहले PQR ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे PQR, एक सेकेंड, ऐसे करके यहाँ पे है PQR। ठीक है, अभी QOR = 130 डिग्री, QOR 130 डिग्री है, वेयर O इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR। अभी इन सेंटर मान लेते हैं कि कहीं पे यहाँ पे O है। ठीक है, अभी P यहाँ पे Q से O और O से आपका R, QOR ये वाला कोण आपका हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। पूछा है कि द मेजर ऑफ QPR इस, ये QPR ये वाला कोण आपका कितना होगा। ठीक है, तो इस ये इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर जो होता है ना, इन सेंटर एंगल इन सेंटर जो होता है, मतलब दो वर्टिसेस से, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों तरफ से आया, और ये वाला जो कोण बनता है इसी को इन सेंटर का कोण कहते हैं। तो ये वाला इन सेंटर का कोण = फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। यहाँ पे ए कौन सा है, ये पी, यहाँ पे जो पी कोण देख रहे हो इसी को ए लिखा जाता है आपका फॉर्मूले में। तो इसको अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, एंगल आई जो है ये 130 डिग्री के बराबर होगा, इन सेंटर पे बना कोण 130 डिग्री = आपका 90 डिग्री प्लस आपका हाफ ऑफ एंगल ए के जगह पे एंगल पी लिख लेते हैं बस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 130 - 90 हो जाएगा आपका 40 = हाफ इंटू एंगल पी। तो एंगल पी का कितना वैल्यू हो जाएगा, 80 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर आप देख सकते हो, मतलब इसको पॉज करके सॉल्व कर लेना पहले, ऐसा है, ऑप्शन है यहाँ पे, देख लीजिए। चलिए सॉल्व करते, फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो 3 प्रिंटिंग मशीन्स PQ and R व्हेन ईच इज़ वर्किंग अलोन कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन रिस्पेक्टिवली 8 आवर्स, 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो मतलब PQR जो है नॉर्मल टाइम पे, ठीक है, PQ और R ये 3 प्रिंटिंग प्रेस है, तीनों मिल 3 अलग अलग करके अगर प्रिंट करें तो 8 घंटे में ये कर देता है, ये आपका 16 घंटे में, ये आपका 24 घंटे में सेम काम कर देते हैं। ठीक है, अभी है कि दिस मशीन्स प्रिंट बुक्स इन टर्न्स ऑफ 1 आवर ईच, मतलब 1 घंटा पी काम करेगा, फिर क्यू 1 घंटा काम करेगा, फिर आर काम करेगा, मतलब जब एक काम करेगा दूसरा बाकी जो 2 है प्रिंटिंग प्रेस ये बंद रहता है। ठीक है, पी काम करता है, फिर अगले घंटे में क्यू करता है, अगले घंटे में आर करता है, फिर चौथे घंटे में पी करता है। ठीक, स्टार्टिंग विथ पी से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाई क्यू एंड देन आर। हाउएवर आफ्टर अ टोटल ऑफ 9 आवर्स, 9 घंटे के बाद पी स्टॉप्स फंक्शनिंग, पी बंद हो जाता है, खराब हो जाता है 9 घंटे के बाद। तो 9 घंटे में मतलब 3 घंटा पी काम किया होगा, इन्होंने 3 घंटा, इन्होंने 3 घंटा, सब करके 9 घंटा टोटल हुआ, उसके बाद पी खराब हो गया। बट क्यू एंड आर कंटिन्यू वर्किंग अल्टरनेटिवली फॉर एन आवर ईच, विथ क्यू वर्किंग ड्यूरिंग द 10th आवर टिल द प्रिंटिंग ऑफ द ऑल 1 लाख बुक्स इज कंप्लीटेड। मतलब उसके बाद 9 घंटे के बाद 10वां घंटा जो है क्यू काम करेगा, 11वां घंटा आर काम करेगा, ऐसे करके ये दोनों काम करते गए, और आखिर तक जब तक ना टोटल बुक कंप्लीट हो गया
गया तब तक ये सब काम करते रहे, पी छोड़ के क्यू और आर काम करते रहे। तो इन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल डिड मशीन्स क्यू एंड आर कंप्लीट प्रिंटिंग द रिमेनिंग बुक्स। तो बाकी जो बुक्स बचे थे ए खराब मतलब पी खराब हो जाने के बाद तो वो क्यू और आर मिलके कितने टाइम में करें। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी चलिए सॉल्व करते, देखिए चुटकियों में सॉल्व होगा। इनका एलसीएम ले लेते, ये 1 लाख नहीं लेना, 1 लाख बुक है तो यहाँ पे 1 लाख लोगे क्या, इनका एलसीएम लेना है। 8, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। ये कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला ले लेते 3 8 24, 3 8 24, उसके बाद देखते हैं 8 से उसके डिवाइड हो रहा है तो 8 को नहीं करते, 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है आपको देख रहा, तो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 2 फिर से गुना कर देते। ठीक है, ये एलसीएम अभी बाद में सिखाएंगे अगर सीखना है तो। 8 6 48 यहाँ पे 16 से यहाँ पे 16 3 48, 24 से 100 का 24 दूना 48। तो ये इनका एफिशिएंसी आ गया 6 3 और 2 पी क्यू आर का रेस्पेक्टिवली। अभी है कि ये जो 9 घंटा काम हुआ था ना, 9 घंटा काम इन तीनों ने मिलके पहले तो किया था, उसके बाद पी खराब हुआ था। मतलब ये 3 घंटा काम किया था, ये 3 घंटा काम किया था, ये 3 घंटा काम किया था ना, पहले 9 घंटे में 3 3 घंटे करके सब में काम किया था। इन्होंने पहले घंटे किया, ये दूसरे घंटे, ये तीसरा घंटा, फिर ये 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके फिर 10वां घंटा क्यू से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 6 18, 3 2 3 3 9 और 3 2 6, मतलब यहाँ पे 9 6 15 और 18 33 काम टोटल 9 घंटे में हो गया था। यहाँ पे टोटल 48 काम था, इसमें 33 काम आपका टोटल हो गया था। तो कितना काम बचा, 15 काम आपका रह गया था। और 15 काम 10वें घंटे से स्टार्ट होगा, क्यू और आर मिलके ऑल्टरनेट घंटे पे काम करेंगे। ऑल्टरनेट घंटे पे ये 3 करेगा, फिर अगले घंटे ये 2 करेगा, मतलब 3 और 2 5 काम करेंगे। 5 वर्क है, 5 वर्क करेंगे दोनों मिलके, कितने में, 2 घंटे में। 1 घंटे में आपका हो जाएगा 3 काम पहले क्यू का, फिर आर दूसरे घंटे में 2 काम करेगा, मतलब 5 काम टोटल 2 घंटे में होगा। ऐसे हिसाब से यहाँ पे 3 से अगर गुना कर दे, इधर 3 से गुना कर दे तो 15 वर्क होगा। 15 वर्क इक्वल्स टू आपका 3 से इधर भी गुना कर दे तो 6 घंटे में। तो 15 परिमाण काम जो है ये इन दोनों में ऑल्टरनेट करके 6 घंटे में टोटल कंप्लीट कर देंगे। 15 ही काम बचा था ना, तो 15 वर्क 6 घंटे में क्यू और आर मिलके कर देंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये वाला आपका ऑप्शन है, ठीक है। देयर इज़ अ वुडन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज़ 8 मीटर्स लॉन्ग। तो एक क्यूब है, क्यूब का मतलब आप समझते हो कि घन है ना, एक घन है। घन का मतलब है ऐसे करके, है ना, बचपन में हम ड्रॉ करते थे ना ऐसे करके कुछ, ये वाला एक घन है। अभी ये जो घन है इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड सभी साइड 8 मीटर का है बोला है अभी। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स विथ अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड हाइट ऑफ 4 मीटर्स वर कट फ्रॉम दिस ब्लॉक। अच्छा, तो एक जो सिलेंडर होता है वो इस तरीके का शेप का होता है, ऐसा शेप का होता है। तो इस शेप में आपको बोला है, ठीक है, इस शेप में आपको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, मतलब रेडियस नहीं बोला, डायमीटर है, ये वाला जो पूरा डायमीटर है ना, ये डायमीटर आपका हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर का आपका डायमीटर हुआ। अभी जो हाइट है इसका, ये जो हाइट है 4 मीटर का है, मतलब ये वाला जो है ना हाइट, ये आपका हाइट है 4 मीटर का, 4 मीटर का यहाँ पर हाइट है। तो अब पूछा है कि इतने ऐसे करके जो 4 मीटर और 1 मीटर वाला ये जो सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर यहाँ से कितना निकाल सकते हैं। इस पूरे घन को, ये एक काट का ब्लॉक है, इसको गला नहीं सकते, मतलब इससे काट सकते हैं। अगर काट के ले तो कितना इससे निकलेगा ऐसा, पहले तो ये बात है। तो जितना भी निकलेगा उसके बाद बोला कि द सिलेंडर्स आर टू बी पेंटेड एट द रेट ऑफ 14 पर स्क्वायर मीटर, मतलब इसका सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद 14 से गुना करना है। तो एक सिलेंडर का आपका निकल जाएगा कि कितना आपका पैसा लगता है पेंट करने में, और फिर इसमें जितना आपका फिट होगा ना ऐसा सिलेंडर, उससे गुना कर देना, तो आपका टोटल आपका आंसर आएगा कि टोटल आपका कितना खर्चा होगा। वही आपको देखिए पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट नीडेड टू पेंट ऑल द सिलेंडर्स। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। पहला तो आपको चीज़ समझना है कि यहाँ पे 8 चारों तरफ का, मतलब तीनों तरफ का आपका है यहाँ पे हाइट, विड्थ और आपका जो साइड में होता है, ये सारे तीनों यहाँ पर 8 मीटर का है यहाँ पे। और यहाँ पे है आपका 4 मीटर ऊपर की तरफ और 1 मीटर आपका ऐसे करके लंबाई की तरफ। तो पहले अगर मैं कहूँ कि इस वाले में ये जो आपका दिख रहा है ना, ये एक स्क्वायर टाइप का, तो स्क्वायर ही बनेगा ना दोनों तरफ, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ये बाहु भी 8 है, ये बाहु भी 8 है ना। तो ये अगर हम देखें ऐसे करके, एक अगर हम मान लें कि ये एक स्क्वायर है जो कि घन का ऊपर की तरफ, ऊपरी सतह को हम देख रहे हैं, तो इसमें आपका ऐसे करके कितना आपका टोटल यहाँ पे सिलेंडर बैठ सकता है, कितना सिलेंडर हो सकता है। सिलेंडर का ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो कितना यहाँ पे हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो देखिए टोटल में अगर यहाँ पे एक सिलेंडर हम ऐसे करके ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ से देखें, तो 1 मीटर का डायमीटर बोला है ना, 1 मीटर का डायमीटर का मतलब है कि ऐसे करके जो लंबाई है, ये लंबाई आपका 1 मीटर है। और ऐसे करके फिर अगर लाएंगे तो यहाँ पे 1 मीटर है ना, 1 मीटर करके जाएंगे। और ये आपका टोटल, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका 8 मीटर, है ना। ये आपका स्क्वायर यहाँ से लिया ना, तो 8 मीटर। तो ऐसे 1 मीटर ये वाला है, ये 1 मीटर है, ऐसे करके अगर यहाँ पे कितने आप सर्कल कर सकते हो, टोटल 8 कर सकते हो, 8 काट सकते हो यहाँ से। और वैसे ही देखें तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें, नीचे अगर ड्रॉ करें, तो ये लंबाई भी आपका 1 मीटर ही है ना। नीचे ड्रॉ करें, ये भी 1 मीटर है। ऐसे करके आप एक करके 1 मीटर करके, ये वाला भी आपका 8 मीटर है, तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे भी 8 होगा। तो इस साइड में बाएं की तरफ 8, ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे भी 8, तो 8 8 64 टोटल आपका इसमें
इसके अंदर टोटल ऐसे 64 ऐसे करके 64, यहाँ तो छोटा बना रहे हैं हम जस्ट समझाने के लिए आपको। तो टोटल आपका इसके अंदर 64 ऐसे सर्कल बन जाएंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया, थोड़ा आराम से समझिए क्योंकि ये आपको हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इसके अंदर 64 हो गया, इसके अंदर 64 हो गया। अभी देखिए ये इसका लेंथ कितना है, 8 है, ये वाला लेंथ यहाँ पे 8 है, तो ये 4 मीटर का है लंबाई। अभी तो ऊपर का हो गया, ऊपर का यहाँ पे कितना बैठ सकता है बोला है हमने, अभी 4 मीटर लंबाई में है, ये ऊंचाई में 4 मीटर है और ये ऊंचाई में 8 मीटर है। मतलब ऐसे 4 मीटर का कितना बैठ सकता है यहाँ पे, ऊपर एक यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और एक है ना, 2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 हो सकता है ना, ऊपर और नीचे आपका टोटल 8 मीटर है, ये 4 मीटर है बस। तो 4 दूना 8, तो 2 हो सकते हैं, तो 2 गुना और एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर के अंदर आपका 64 हो रहा था। तो टोटल इस तरीके से अगर समझो, थोड़ा सा इमेजिन करो, तो 128 टोटल आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर 128 आपका सिलेंडर इस पूरे ब्लॉक से 8x8x8 से निकल जाएगा, ठीक है। अभी इतना समझ गए आप, तो देखिए 128 ये आपको समझ के चलना है। अभी इसका और कोई नीड नहीं है, हम पूछ देते हैं इसीलिए। तो 128 जो टोटल है यहाँ पे 14 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको इसको पेंट करना है पर किसी को। तो ये जो आपका एक सिलेंडर था, ये जो आपका सिलेंडर था, इसका 1 मीटर आपका टोटल डायमीटर था, समझ के। ये डायमीटर कहाँ पे लिखा है, द सिलेंडर टू पेंटेड, ये डायमीटर ऑफ 1 मीटर, ये टोटल 1 मीटर का था, तो ये कितना होगा, हाफ मीटर का, समझ लेना। ये रेडियस है, रेडियस जो है ये हाफ मीटर का होगा और ये तो लंबाई आपका 4 मीटर ही रहा। तो इसका अगर सरफेस एरिया निकाले, इस एक सिलेंडर का सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। तो 2 22/7, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आर जो है हाफ होगा यहाँ पे, और एच प्लस आर जो है, एच मतलब 4 है, आर मतलब हाफ है, तो 4 और हाफ 4.5, 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। अभी 7 से नहीं जगह ये 2 से यहाँ पे 2 कट गया, ये 2 से यहाँ पे करे तो 11 होगा, तो 11 नवा आपका 99/7, ये आपका सरफेस एरिया आया एक सिलेंडर का। ये एक सिलेंडर का आपका 99/7 आया। ऐसा कितना आपके पास टोटल सिलेंडर है, अच्छा ठीक है वो बाद में करेंगे। देखिए 99/7 जो है ये सरफेस एरिया आया एक सिलेंडर का। तो अब बोला है कि यहाँ पे 14 पर स्क्वायर मीटर, 14 रुपीज़, ये रुपीज़ में है, ठीक है, ये रुपीज़ में 14 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर आपका पेंट करने पे जाएगा पर सिलेंडर। करे तो एक सिलेंडर को आपका 14 रुपीज़ करके पर स्क्वायर मीटर पे 99/7 इंटू 14, एक जो सिलेंडर का सरफेस एरिया था 99/7 था, 14 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पे जा रहा था, तो ये दोनों को गुना करने पे एक जो आपका सिलेंडर हुआ उसका खर्च आ गया पेंट करने का। अभी इस ऐसा कितना सिलेंडर है, 128 हमने पहले निकाला था, 128, बस ये वाला आपका रुपीज़ में आंसर है, ये आपका आंसर है। 7 से कहते 7 दूना 14, ठीक है, 128 दूना 256 इंटू आपका 99 है, तो 256 इंटू 99 को लिख सकते हैं 256 इंटू 100 माइनस 1 है ना, तो 100 से गुना कर लेते हैं, उसके बाद 256 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, यहाँ पे आपका 3 और 25, तो 25,344, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको लगा होगा क्योंकि पहला मैंने समझाया कि ये कितने सिलेंडर उसके अंदर बैठ सकता है, कितना वहाँ से काट सकते, तो ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 56, मतलब ए और बी, मान लेते हैं कि 2 नंबर है, इनका सम जो होगा 56, देयर डिफरेंस इज 1/7 ऑफ देयर सम, इनका जो डिफरेंस होगा ए माइनस बी होगा, ये होगा 1/7 ऑफ देयर सम। इनका सम अभी तो यहाँ पे बोला कि 56 है, 2 नंबर का सम 56 है, तो 56 का 1/7 मतलब 8, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल गया, ए माइनस बी मिल गया, आप ए निकाल सकते हो, बी भी निकाल सकते हो, है ना। ए कितना हो जाएगा, इन 56 प्लस 8 जो होता है 64, 64/2 आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर बी होगा कितना, 56, ये टोटल है ए प्लस बी, ए माइनस कर दे यहाँ से तो बी निकल जाएगा जो कि है आपका 4, यहाँ पे तो 24, तो बी 24 आ गया, ए 32 आ गया। दोनों का भी एलसीएम पूछा है, देयर एलसीएम इज, तो इन दोनों का अगर एलसीएम करें तो 3 8 24 लिख सकते, सॉरी एक सेकंड, 4 8 32 लिख सकते, 32 को 4 8 32 लिख सकते, 24 को 3 8 24 लिख सकते, तो 8 तो इधर है पर 3 नहीं है इसके अंदर, तो 3 यहाँ पे गुना कर देते तो ये एलसीएम बन गया। यहाँ पे 3 8 24, 24 और 4 है, 24 इंटू 4 आपका 96 होता है, ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो 6859 का क्यूब रूट करना है, पहले आपको मैं क्यूब रूट करना सिखा देता हूँ क्योंकि सबको पता नहीं होता है। तो जो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट है 9, इस 9 को पहले क्यूब कर लीजिए, क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है ना, 9 9 81 और 9 81 आपका हो जाता है 729, तो 729 का लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 लिख लीजिए। तो ये जो आपका 9 आया ना, ये आपका 6859 का जो क्यूब रूट होगा इसका भी आपका आंसर में यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अभी देखिए क्यूब रूट कर रहे हो आप, तो क्यूब रूट करने पे 3 जो यहाँ पे लास्ट का एंड का जो 3 डिजिट है इनको छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे 6 है, इस 6 को आप मतलब फोकस में रखिए। देखिए कि जो क्यूब है 6 किसका क्यूब इससे छोटा होगा, 6 जो है किसका क्यूब उससे छोटा होगा। 2 का क्यूब आपका 8 होता है जो कि 6 को पार करके चला जा रहा है, 6 से ज़्यादा है, बड़ा है। 1 का जो क्यूब है वो 1 है जो कि 6 से कम है, तो मतलब यहाँ पे हम 1 ले सकते पर 2 नहीं ले सकते, 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 6 से ज़्यादा होता है तो वो नहीं ले सकते। तो 19 का जो क्यूब है ये है आपका ये, तो मतलब 19 इसका आंसर आएगा। तो फिर ठीक है, ये 19 है
डिवाइड में देखिए 256 का टू दी पावर 4, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 256 का टू दी पावर 4 है, तो ये 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर होता है। ये होता है आपका 16 का स्क्वायर। अभी 16 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं ना। 4 टू दी पावर 4 है, उसका टू दी पावर यहाँ पे रूट है 4, तो ये आखिरकार 4 आ गया टोटल इंटू 2/57। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, औरों की तरह नहीं, जिनको थोड़ा सा वीक है कंसेप्ट में भी उनको भी, ताकि वो भी कर सके, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से करें तो यहाँ पे 2 बार में 4, ये 2 से यहाँ से काटे तो 2 8 यहाँ पे 84 होगा। फिर 19 से करें तो 19 3 57, 3 से यहाँ पे करें तो आपका हो जाएगा कितना 28, तो ये आपका आंसर हुआ 28, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, एट व्हाट रेट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये जो जिसको समझ आता है, तो देखिए 16 साल में आपका डबल हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब 100 रुपीज़ था, ये 100 रुपीज़ अगले 16 साल में फिर से 100 रुपीज़ दिया और दोनों मिलके 200 रुपीज़ हो गया। मतलब है कि 100 रुपीज़ मिला 16 साल में, तो एक साल में कितना मिला 16, 100/16 6.25 रुपीज़ 100 रुपीज़ पे, तो 6.25% हुआ ना, ये रेट हुआ आपका 6.25%। मतलब जिनको समझ में नहीं आया फिर से देखिए कि 100 रुपीज़ आपका, मान लीजिए कि 100 आपका प्रिंसिपल है, उस पर 100 रुपीज़ ब्याज मिल के आपका 200 रुपीज़ हो गया, तभी तो डबल हुआ 100 का। तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 16 साल में, तो 100/16, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला 6.25 रुपीज़। तो 6.25 रुपीज़ कितने में मिला था, 100 माना था ना हमने प्रिंसिपल, तो ये 100 में 6.25 मिला, तो 6.25% रेट हुआ ना, इस तरीके से। और अगर जिनको समझ एकदम ही नहीं आया, जिनको समझ में आ गया तो अगला वाला क्वेश्चन करिए, टाइम क्यों वेस्ट करना। जिनको समझ में नहीं आया देखिए, पी है एक, मान लीजिए कि पी है आपका एक फॉर्मूला से देख रहे हैं अभी, क्या होता है कि अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस 80/100, ये आपका फॉर्मूला होता है ना अमाउंट का। तो अमाउंट मान लीजिए कि यहाँ पे पी है, सॉरी प्रिंसिपल है पी, तो 2p हो गया, यहाँ पे बोला है ना मनी डबल हो गया, तो मतलब अमाउंट की जगह पे 2p दुगना हो गया। पी का क्या करने पे 1 प्लस 80/100 करने पे, आर का पता नहीं है, टी जो है टी के जगह पे हम 16 साल लिखेंगे और बटे 100, बस ये आपको सॉल्व करना है, आंसर आएगा। पी से पी कट गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ये 2 1, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे बाएं तरफ 1 रहा, यहाँ पे आपका आर मतलब 16r/100 रहा, तो यहाँ पे फिर से आ गया ना r इक्वल्स टू 100/16 आ गया ना, 100/16, तो 100/16 6.25 करके लिखना। तो ये आपको जिनको पता है कंसेप्ट पता है, जिनको आपको समझ में आता है इजीली, तो वो तो पहले वाले मेथड से ही करेंगे, इससे अगर करोगे तो आपको तो फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, देयर आर 78 मेंबर्स इन ग्रुप ए, 78 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए, ठीक है, 22 मेंबर्स इन ग्रुप बी एंड 34 मेंबर्स इन ग्रुप सी। द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर आर 136 रुपीज़, 383 एंड 457 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो ग्रुप ए था ना, ग्रुप बी था, ग्रुप सी था, ए पे पर ग्रुप ए के हर मेंबर पे 136 रुपीज़ करके आपका खर्च हुआ, 383 रुपीज़ आपका पर मेंबर पे खर्च हुआ आपका, किस पे, एक से 383 रुपीज़ करके खर्च हुआ 22 जो मेंबर था बी का, उस पर हर मेंबर पे, तो 457 रुपीज़ खर्च हुआ इन पे। अब देखिए ये गुना करना है आपको, ये दोनों गुना करना है, ये दोनों गुना, ये दोनों गुना, उसके बाद 78 प्लस 82, सॉरी 22 प्लस 34, ये प्लस करके ये आपका टोटल नंबर है ना, इनसे डिवाइड करना है, समझ रहे हो ना। ये टोटल आपका यहाँ पे इन दोनों को गुना करने पे ए का टोटल आपका खर्च होगा, बी का खर्च होगा, सी का खर्च होगा, टोटल खर्च, टोटल जो स्पेंड किया आपने वो प्लस करना, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करना। हम ऐसा करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसके बदले में यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट हर किसी में अलग अलग है, तो करिए 8 6 हो जाएगा 48, यहाँ पे 8 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे इसको प्लस करना है ना, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 6 होगा, फिर 4 7 28, इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, ठीक है। गुना जो भी हो, जो भी ये गुना करने पे रिजल्ट आए, यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 6 और 8 आएगा। अभी 8 6 14, 14 8 है 22 हुआ, है ना, 22 हुआ। अभी जो 22 लास्ट में 22 है, मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट 2 हुआ, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इससे, इसको प्लस करके, इन सबको प्लस करके, मतलब 8 2 10, 10 और 4 14, इनका यूनिट डिजिट प्लस कर रहे हैं हम अभी, 8 2 10, 10 4 14, 14 का 4 हंसे नीचे 4 होगा, मतलब हंसे नहीं, तो ये 4 हुआ 14 का 4 यूनिट डिजिट पे। अब 4 पे किसको गुना करने पे ये 22, मतलब जो 2 है ये आ जाए, है ना, 4 से इसको भाग करना है, उसके बदले में ये ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि 4 के साथ कौन सा गुना करने पे यूनिट डिजिट 2 आ जाए। देखिए 4 6 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2 आना चाहिए था, नहीं हो रहा है, ये 61 है, मतलब 1 है, तो 4 एकम 4, ये यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, 4 8 32, यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे भी 2 है, तो यही आपका आंसर होगा। ये 4 5 20 है, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा, यहाँ पे 0 है क्या, यहाँ पे 2 है, नहीं है। तो देख रहे हो विनोद, कैसे आगे का जो भीड़ होता है, इस भीड़ को कुचल के आगे निकलना होता है ऐसे कंपटीशन में। ऐसे यूनिट डिजिट से करना, वरना ऐसे गुना करने जाओगे, तीनों का गुना करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे, आपका ज़िंदगी खराब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पी सेल्स एन आइटम एट क्यू, सॉरी टू क्यू एट 50% प्रॉफिट। अच्छा पहले पूछा क्या गया, व्हाट प्राइस डिड पी बाई, तो पी ने समझ लीजिए, सोच लीजिए कि पी अपना जो खरीदा था ये पी प्राइस में खरीदा था, ठीक है, इसको पी मान लेते हैं, पी का जो खरीदा हुआ प्राइस है, तो इसके ऊपर 50% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 3/2 करके सेल कर दिया कि इसको क्यू को।
मतलब 150/100 को 3/2 लिखा हमने। अभी क्यू सेल्स इट टू आर एट 60% लॉस। ये जो क्यू का खरीदा हुआ प्राइस है ये टोटल, इसका 60% लॉस पे क्यू ने सेल कर दिया आर को। तो मतलब 100 के जगह पे 40, या फिर लिख सकते कि 2/5 है ना, 2/5। तो 2/5 में सेल कर दिया आर को, और आर को कितने में पड़ा, 3234 में, है ना। इतना नाटक करने के बाद 3234 में पड़ा। अभी 3 2 6 से डिवाइड कर देता है, 6 5 30, 2 रहा 23 को 6 दिया 18, 5 54 को 6 9 54, तो हुआ यहाँ पे 5 2 10 है, ये 10 जो है ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 5390 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अ डीलर बाइज 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई फॉर 500 रुपीज़ ईच, ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस। अच्छा, दोनों का मार्क प्राइस सेम होगा। ही सेल्स, मार्क प्राइस तो समझते हो ना, ये 500 रुपीज़ में खरीदा, उसके बाद कुछ उस पर चढ़ा के, अपना प्रॉफिट चढ़ा के उसके बाद MRP लगा दिया इसने। ही सेल्स एक्स बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स एट 50% एंड 28% एंड स्टिल अर्न्स 958 एज प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्स का जो प्राइस होगा उसका मतलब है प्रॉफिट 958 है, और उसके साथ 500 प्लस कर लीजिए जो CP था उसका, तो टोटल इसने बेचा कितने में, 1458। 1458 जो है ये SP है एक्स का SP होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 50% और 28% ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद ये 1458 में इसने बेचा, तो इसका CP मतलब MP जो मार्क प्राइस है वो इससे निकल जाएगा। देखिए 50% और 28% जो होता है इसका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 50 प्लस 28 माइनस 50 इंटू 28/100, एक्स प्लस वाई माइनस XY/100, ये आपने पढ़ा था ना, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ये। तो ये 50 से करे तो यहाँ पे 2 बार में, 2 से करे तो यहाँ पे 14 बार में, तो यहाँ पे हुआ 50 प्लस 28 माइनस 14, मतलब 50 प्लस 14 64%। तो 64% का आपका टोटल यहाँ पे डिस्काउंट मिला, किस पे, मार्क प्राइस पे। जो मार्क प्राइस इसने दिया था ना, लगाया था जो मार्क प्राइस, उस मार्क प्राइस पे आपका ये हुआ। तो मार्क प्राइस इंटू अगर माने कि 64% का डिस्काउंट, मतलब 100 पे 64% का डिस्काउंट, मतलब 36% में बेच दिया था ना। 64% डिस्काउंट हमने निकाला था, तो 64% का डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया मार्क प्राइस पे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ये 1458। समझ रहे हो, इस पर आपने सेल कर दिया उसके बाद। तो अभी 4 से करे तो 4 9 36, 4 से करे तो 25 बार में, 9 से इधर करे तो 9 से आपका हो जाएगा 9 एकम 9 5 55 को अपन 9 6 54, एक रहा 18 को 9 2 18 हुआ 9 से 162 इंटू 25 कर लेते तो MP आ जाएगा आपका 162। अगर 160 करे मतलब 16, 160 करे तो 4000 होगा, 4000 और ये 50, मतलब 4050 गुना करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4050 अपने हिसाब से आप गुना करिए, तो MP हो जाए आपका 4050। अब देखिए क्या पूछा है आपको, इफ़ ही सेल्स वाई एट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 77%, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। मतलब वाई का पहले तो मार्क प्राइस निकाल लीजिए, उसके बाद तो 77%, जो 77% डिस्काउंट देना है वो तो उसके बाद देंगे ना। तो अब देखिए वाई का MP क्या है, ये इसका MP और एक्स का MP सेम है। देखिए ये एक्स का MP निकाला था 4050 जो निकाला था हमने, ये एक्स का निकाला था हमने, है ना। तो एक्स का और वाई का बोला ना, ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, दोनों का MP सेम होगा, एक्स का और वाई का। तो ये वाई का भी MP हो गया 4050। तो मतलब है कि 4050 पे आपने 77% का डिस्काउंट दे दिया, उसका मतलब है 100 पे 77 का डिस्काउंट, मतलब 23 पे बेचा, 23/100, ये हो जाएगा आपका फाइनल जो आपका SP है, ये आपका फाइनल SP हुआ किसका, वाई का, वाई का SP हुआ। तो ये कर लेते हैं 100 से, सॉरी ये तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 100 गया 10 बार में। तो अभी 5 से करें तो 5 गुना 10, 5 से यहाँ पे करें तो आपका 81 होगा, 81 होगा। 81 इंटू 23 अगर गुना करें तो 3 3 8 24, 24 और 2 26, ऐसे लगा 2 ऐसे लगा 2, 8 दूना 16 और 2 18, 1863/2, ये आपका SP हुआ वाई का। तो अभी यहाँ पे आपका जो 500 पे खरीदा था ना, एक्स और वाई दोनों को 500 500 पे खरीदा था, तो 500 का खरीदा हुआ चीज़ 1863/2 में आपने सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, दोनों तरफ 2 से गुना कर लेते। 1000 का खरीदा हुआ चीज़ 1863 में बेच दिया, ये रेशियो में चल रहा है अभी। इस पर 10 से डिवाइड कर देते, दोनों तरफ अगर 10 से डिवाइड कर देते तो ये 100 होगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करते तो कितना होगा, पॉइंट आ जाएगा 186.3। तो 100 का चीज़ अपने 186.3 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 86.3 का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका 86.3% आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 16 एंड 24, मतलब 16 24 और एक एक्स है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 16/24 इक्वल्स टू 24/x, ऐसे लिखते हैं ना। अभी काटिए 8 से 2 गुना 16, 8 का 3 24, अभी 2 से यहाँ पे काटिए 12 होगा, यहाँ पे 3 12 36 और x इधर गया तो x इक्वल्स टू 36, तो ये आपको थर्ड प्रोपोर्शनल 36 है। तो चलिए 30 में से आपका 30 सवाल हमने सॉल्व करवा दिया, तो 30 में आप कहिए कि आपका कितना रिजल्ट हुआ, कितना आपका स्कोर हुआ। आप सभी क्वेश्चन को पॉज करना और उसके बाद ही सॉल्व करना, आगे भी आपका सारा शिफ्ट, आपका टोटल जो भी शिफ्ट हुआ था सभी आपका आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, आप रीजनिंग का भी देखिएगा, और दूसरा एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम उसके लिए। तो दोनों ही देखते रहिए, क्योंकि आगे आपका जो ये का क्वेश्चन भी है आपका ग्रेजुएट का भी 2026 में आपका पेपर होगा, तो उसके लिए ये बेहद यूज़फुल होगा आपके लिए। तो चलिए आप यहाँ पे लिखना कि कितना आपका स्कोर हुआ, और उसके साथ साथ कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपको लगता हो, कुछ भी लिखने का मन हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। आप वहाँ पे आपका जो भी राय है वो लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।